सुंदरपुर गांव के बीचों बीच बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान का नाम था रमेश टी स्टॉल। ये दुकान न तो बहुत आलीशान थी और न ही यहाँ बैठने के लिए मखमली कुर्सियां थीं, लेकिन यहाँ जो भीड़ उमड़ती थी वो बड़े बड़े होटलों में भी देखने को नहीं मिलती थी। इसका कारण था रमेश की चाय का स्वाद और उसकी ईमानदारी। रमेश एक साधारण, मेहनती और नेकदिल इंसान था। वो सुबह 4 बजे उठता, ताज़ा दूध लाता, सबसे अच्छी चाय पत्ती चुनता और अदरक इलायची को अपने हाथों से कूटकर मसाला तैयार करता। उसकी चाय में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अपनत्व भी था। वो 5 रुपए में चाय बेचता था, जो हर अमीर गरीब की जेब को भाता था। अरे रमेश भाई, आज तो चाय में कमाल का जादू है। सच कहता हूँ, तुम्हारी चाय पीकर शरीर की सारी थकान मिट जाती है। अरे शर्मा जी, जादू मेरे हाथ में नहीं, आप लोगों के प्यार में है। और फिर ये अदरक और इलायची तो बस बहाना है, असली मजा तो ताजगी का है। लीजिए गर्मा गर्म चाय। बेटा रमेश, तुम चाहो तो इस चाय के 10 रुपए भी ले सकते हो। शहर में तो पानी जैसी चाय मिलती है और दाम देखो तो होश उड़ जाएं। तुम इतना सस्ता क्यों बेचते हो? काका, मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे बस इतना कमाना है कि रात को सुकून की नींद आए और मेरा परिवार भूखा ना सोए। अगर मैं दाम बढ़ा दूंगा तो वो रिक्शे वाला या वो मजदूर भाई जो दिन भर मेहनत करके मेरी दुकान पर सुस्ताने आते हैं, वो चाय कैसे पिएंगे? मेरी कमाई उनकी दुआओं में है। रमेश की ये बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोगों का दिल भर आता था। रमेश के पास एक सहायक भी था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश रमेश को अपना बड़ा भाई मानता था और उसकी ईमानदारी का कायल था। दोनों मिलकर खुशी खुशी दुकान चलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि रमेश के जीवन में एक काली छाया ने कदम नहीं रखा। समय बीतता गया, रमेश की शादी हो गई और खर्चे बढ़ने लगे। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी जिसका नाम सेठ गिरधारी लाल था, गांव में आया। गिरधारी लाल बहुत चालाक और लालची किस्म का आदमी था। उसकी नजर रमेश की दुकान पर पड़ी, जहां ग्राहकों का तांता लगा हुआ था। उसने देखा कि रमेश बहुत कम मुनाफे यानी मार्जिन पर धंधा कर रहा है। दोपहर का समय है, भीड़ थोड़ी कम है। सेठ गिरधारी लाल अपनी बड़ी कार से उतरकर रमेश की दुकान पर आता है। क्यों भाई, तुम ही रमेश हो? बड़ी चर्चा सुनी है तुम्हारी चाय की। जरा एक कप हमें भी पिलाओ, देखें क्या खास है। जी सेठ जी, अभी लाया। रमेश ने पूरी लगन से चाय बनाई और सेठ को दी। चाय की चुस्की लेते हुए, वाह, वाकई लाजवाब है। लेकिन एक बात कहूं रमेश, तुम बेवकूफ हो। जी क्या मतलब सेठ जी, कोई गलती हो गई क्या? गलती चाय में नहीं, तुम्हारे धंधे में है। तुम 5 रुपए में अमृत बेच रहे हो। मैंने देखा तुम खालिस दूध इस्तेमाल करते हो, महंगी चाय पत्ती डालते हो। अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो इसी दुकान से तुम महीने भर में लखपति बन सकते हो। लखपति? पर कैसे सेठ जी? अरे भोले आदमी, दूध में आधा पानी मिलाना शुरू करो। महंगी पत्ती की जगह थोड़ी सस्ती पत्ती और थोड़ा रंग यानी कि कलर एसेंस मिला दो। चीनी की जगह सैकरीन का इस्तेमाल करो। ग्राहकों को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा मुनाफा 4 गुना हो जाएगा। कब तक इस भट्टी के सामने जलते रहोगे? थोड़ा पैसा कमाओ, बड़ा घर बनाओ, कार खरीदो। इतना कहकर सेठ पैसे देकर चला जाता है। सेठ की बातें रमेश के दिमाग में घर कर गईं। लखपति, बड़ा घर, कार, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। ईमानदारी की चादर अब उसे छोटी लगने लगी थी। रात का समय, रमेश अपनी पत्नी से बात कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। सेठ जी सही तो कह रहे थे, मैं कब तक ये घिस घिस कर जीता रहूंगा। शर्मा जी और दीनू काका की तारीफों से मेरा घर तो बड़ा नहीं हो जाएगा।
अगर थोड़ा सा पानी मिला भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, स्वाद तो मसाले का होता है। अगले दिन सुबह रमेश ने पहला कदम उठाया। उसने दूध वाले से कहा कि आज से दूध में थोड़ा पानी मिलाकर लाना। उसने अच्छी चाय पत्ती के साथ थोड़ी सस्ती पत्ती भी मिला दी। जब उसने चाय बनाई तो उसे खुद स्वाद में थोड़ा अंतर लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि चलता है। दुकान पर सुरेश चाय छान रहा है। उसे कुछ अजीब लगता है। भैया, आज चाय का रंग थोड़ा हल्का लग रहा है और खुशबू भी वैसी नहीं आ रही जैसी रोज आती है। क्या दूध वाला बदल दिया आपने? अरे तू अपना काम कर सुरेश, तुझे ज्यादा पता है या मुझे? दूध वही है, बस आज मौसम थोड़ा अलग है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। चुपचाप ग्राहकों को चाय दे। चाय पीते हुए थोड़ा रुकते हैं। रमेश भाई, आज चाय में वो बात नहीं लग रही, थोड़ी पतली लग रही है। अरे शर्मा जी, आज दूध थोड़ा कम गाढ़ा आया था भैंस का, कल से ठीक हो जाएगा। आप बिस्कुट लीजिए ना साथ में। शर्मा जी चुप हो गए। रमेश को लगा कि वो बच गया। उस दिन शाम को जब उसने गल्ला गिना तो उसे रोज से 200 रुपए ज्यादा मिले। वो 200 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा उसे किसी जादुई खजाने जैसा लगा। उसे लगा कि सेठ गिरधारी लाल ने उसे सफलता की चाबी दे दी है। धीरे धीरे रमेश का लालच बढ़ता गया। अब उसने दूध में आधा पानी मिलाना शुरू कर दिया। उसने असली अदरक और इलायची को कम कर दिया और बाजार से सस्ता चाय मसाला एसेंस यानी कि सिंथेटिक एसेंस ले आया। चाय की कीमत भी उसने 5 से 7 रुपए और फिर 10 रुपए कर दी। 6 महीने बीत गए। रमेश ने काफी पैसा कमा लिया था। उसने अपनी दुकान को पक्का बनवा लिया, नई कुर्सियां लगा ली और दुकान का नाम बदलकर रमेश रॉयल्टी कॉर्नर रख दिया। उसके कपड़े बदल गए, चाल ढाल बदल गई। अब वो ग्राहकों से हंसकर बात नहीं करता था, बल्कि घमंड से पेश आता था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दुकान की पुरानी भीड़ छटने लगी थी। पुराने ग्राहक जो स्वाद और प्यार के लिए आते थे, अब कतराने लगे थे। पर रमेश को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि अब बस स्टैंड के पास होने के कारण नए मुसाफिर आ जाते थे जिन्हें पुरानी चाय का स्वाद नहीं पता था। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? दीनू काका ने कल कहा कि हमारी चाय पीकर उनके पेट में जलन होने लगती है। हम ये केमिकल वाला मसाला क्यों डाल रहे हैं? ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। गुस्से में गल्ले पर हाथ मारते हुए। सुरेश, तू मुझे ज्ञान मत दे। देख दुकान कैसी चमक रही है। मैंने बाइक खरीद ली है। अगर मैं दीनू काका की बात सुनता तो आज भी उसी टूटी झोपड़ी में बैठा होता। जिसे चाय पीनी है पिए, जिसे नहीं पीनी वो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, पैसा हाथ का मैल है, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। ये लालच आपको ले डूबेगा। तू जलता है मेरी तरक्की से, निकल जा मेरी दुकान से। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। रमेश ने अपने वफादार साथी सुरेश को भी नौकरी से निकाल दिया। अब रमेश पूरी तरह से आजाद था और पूरी तरह से अकेला भी। उसका लालच अब चरम सीमा पर था। वो अब सड़े हुए दूध का इस्तेमाल करने लगा और चाय पत्ती की जगह इस्तेमाल की हुई पत्ती को सुखाकर और रंग कर दोबारा बेचने लगा। कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। सुंदरपुर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। दूर दूर से लोग आने वाले थे। गांव के सरपंच ने रमेश को बुलाया। रमेश, हमारे गांव में जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब आ रहे हैं मेले का उद्घाटन करने। उनके साथ बड़े बड़े अफसर होंगे। चाय नाश्ते का जिम्मा तुम्हारा है। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। सरपंच जी, आप बेफिक्र रहिए। ऐसी चाय पिलाऊंगा कि साहब याद रखेंगे। बस दाम थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पेशल इंतजाम करना होगा। पैसे की चिंता मत करो, बस गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।
रमेश के लिए ये पैसा कमाने का अब तक का सबसे बड़ा मौका था। उसने सोचा, हजारों लोगों की भीड़ होगी, अफसर एक बार चाय पियेंगे और चले जाएंगे। अगर मैं सबसे सस्ता दूध मतलब मिल्क पाउडर और पानी और सबसे सस्ती पत्ती इस्तेमाल करूं तो मैं एक ही दिन में इतना कमा लूंगा जितना साल भर में नहीं कमाता। उसने लालच में आकर बाजार से मिलावटी दूध, सिंथेटिक मिल्क और बेहद घटिया किस्म की चाय पत्ती के बोरे खरीद लिए। उसने सोचा कि ज्यादा चीनी और एसेंस डाल दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। मेले का दिन, भारी भीड़। रमेश का बड़ा स्टॉल सजा हुआ है। आज तो नोटों की बारिश होगी। बस आज का दिन, फिर मैं शहर में जमीन खरीद लूंगा। कलेक्टर साहब और अन्य अधिकारी पधारे। रमेश ने अपने नए नौकरों के साथ मिलकर जल्दी जल्दी सैकड़ों कप चाय तैयार की। चाय का रंग गाढ़ा और गहरा था, लेकिन उसमें दूध की जगह रसायनों की मिलावट थी। सुना है सुंदरपुर की चाय बहुत मशहूर है। लाइए रमेश जी, पिलाइए। रमेश ने कांपते हाथों खुशी और डर के मिश्रण से चाय का कप साहब को दिया। जैसे ही कलेक्टर साहब ने चाय का पहला घूंट भरा, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उन्होंने एक पल के लिए चाय को मुंह में रोका और फिर तुरंत थूक दिया। ये क्या है? ये चाय है या जहर? छी, इसका स्वाद इतना कड़वा और कसैला क्यों है? बाकी अफसरों ने भी चाय पी और थूकने लगे। भीड़ में भी खलबली मच गई। कुछ लोग जिन्होंने पहले चाय पी ली थी, उन्हें पेट में मरोड़ उठने लगी। कई बच्चे उल्टियां करने लगे। अरे ये चाय नहीं, जहर है, मारो इसे। इसने मिलावटी दूध का इस्तेमाल किया है। सर, मुझे शक है कि इसने सिंथेटिक दूध इस्तेमाल किया है। इसकी दुकान की अभी जांच होनी चाहिए। नहीं नहीं साहब, गलती हो गई। आज दूध फट गया होगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कलेक्टर साहब ने तुरंत जांच का आदेश दिया। पुलिस ने रमेश के स्टॉल के पीछे रखे ड्रमों को खोला। उनमें से बदबूदार नकली दूध और रंगी हुई चाय पत्ती के पैकेट बरामद हुए। पूरे गांव के सामने रमेश की पोल खुल गई। जिन लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठाया था, वही लोग अब उसे धिक्कार रहे थे। रमेश, तुमने सिर्फ चाय खराब नहीं की, तुमने हमारे गांव की नाक कटवा दी। हमें तुम पर शर्म आती है। रमेश को पुलिस पकड़कर ले गई। उसकी दुकान को सील कर दिया गया। उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा और कुछ महीनों की जेल भी हुई। जो पैसा उसने बेईमानी से कमाया था, वो वकीलों और जुर्माने में चला गया। उसका वो लखपति बनने का सपना चकनाचूर हो गया। जब वो जेल से छूटा तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी नई बाइक बिक चुकी थी, दुकान बंद थी और गांव में कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां कभी उसकी ईमानदारी की महक उड़ती थी। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। शाम का समय है। रमेश फटे हालों में पेड़ के नीचे बैठा है। तभी सुरेश वहां आता है। सुरेश, मैं तुमसे नजर मिलाने के लायक नहीं हूं। तुमने सही कहा था, लालच मुझे ले डूबेगा। मैंने सब खो दिया भाई। भैया, पैसा खोया है, उसे वापस कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा वापस कमाने में पूरी उम्र लग जाती है। आपने चाय बेचना बंद कर दिया था, आप तो जहर बेचने लगे थे। मुझे माफ कर दे सुरेश। क्या अब मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? मैं भूखा मर रहा हूं। रास्ता हमेशा होता है भैया, बस नीयत साफ होनी चाहिए। चलिए उठिए, मेरे पास थोड़े पैसे जमा हैं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बार मालिक, लालच नहीं, ईमानदारी होगी। क्या आप तैयार हैं? हाँ सुरेश, कसम खाता हूं, अब चाहे सूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन बेईमानी का एक पैसा हाथ नहीं लगाऊंगा। रमेश और सुरेश ने फिर से एक छोटी सी रेहड़ी लगाई। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। लोग उन पर हंसते थे, ताने मारते थे, कोई उनकी चाय पीने नहीं आता था। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने फिर से वही पुरानी अदरक इलायची वाली शुद्ध चाय बनानी शुरू की।
उसने दाम कम रखे और गुणवत्ता सबसे अच्छी। धीरे धीरे एक एक करके ग्राहक लौटने लगे। लोगों ने देखा कि रमेश सचमुच बदल गया है। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास था। कई साल लग गए, लेकिन रमेश ने अपनी खोई हुई इज्जत थोड़ी थोड़ी करके वापस पा ली। वो फिर कभी अमीर नहीं बना, उसके पास बड़ी कार नहीं आई, लेकिन रात को उसे जो चैन की नींद आती थी वो दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती थी।